क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, उसकी बात की थी। थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर था आपका। आज हम लोग बात करते हैं कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी होता है आपको ये पता है कहाँ से मिलता है? सन से। सोलर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सोलर एनर्जी के एग्जांपल जैसे मान लिया आपका सोलर पैनल है। ठीक है, सोलर एनर्जी का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल के बाद आप बात कर सकते हैं, सोलर पैनल के बाद आप बात कर सकते हैं नेक्स्ट कि जैसे मान लिया सोलर पैनल हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। आपके घर पे भी लगा रहता है। कई जगह आप पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते होंगे तो वहां देखते होंगे वो पेट्रोल पंप की छत पे ऊपर है ना, ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसा बड़ा सा सोलर पैनल का पूरा प्लांट लगा हुआ होता है। तो वहां से क्या होता है, सन से जो रेज आती हैं फिर वो एक मैकेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, और वो जाके बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। यानी जो सोलर एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा यानी सन क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। सन क्या हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। क्लियर है ना। और भी जगहों पे हम इसका यूज करते हैं, जैसे मान लिया आपका जो सोलर फर्नेस भी आता है। ठीक है, आप फूड पर्पजिंग से भी यूज कर सकते हैं, फूड मेकिंग पर्पजिंग से। ठीक है, हम लोग खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, उसमें आपका आता है बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है विंड एनर्जी। तो अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होगा विंड मिल्स, है ना। विंड मिल्स में क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे थोड़ा सा ऐसे एरियाज में जो जहां पे थोड़ा ओपन एरियाज होता है वहां पे बड़े बड़े विंड मिल्स लगा दिए जाते हैं। इस टाइप से बड़े बड़े विंड मिल्स लगा दिए। अब एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको देख के कि इस टाइप से आपके बड़े बड़े विंड मिल्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जनरली उसमें 3 ही ब्लेड्स होते हैं। तो ये क्या होता है आपका, इस टाइप से ये जब हवा तेजी से चलती है, देखिए है ना, एयर के फ्लो होने का भी एक रेट होता है। हम लोग आगे बात करेंगे इन सब चीजों पे। अभी ये जनरल बात कर लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो ये जब आपका फैन मूव करता है तो अंदर का पूरा मैकेनिज्म वही होता है जो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मोटर होता है ना, या फिर जनरेटर होता है। दोनों सेम चीज होते हैं, बस उसमें क्या है, मोटर आपका करता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अंदर इसके जनरेटर लगा हुआ होता है। जब ये घूमेगा उसके अंदर आर्मेचर घूमता होगा, है ना, आर्मेचर घूमता होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका विंड मिल्स का एग्जांपल हो गया, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कोल। कोल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी। कोल को हम थर्मल एनर्जी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपका थर्मल पावर प्लांट लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वहां पे क्या किया जाता है कि कोल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं। जब हीट होता है तो ये यहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर एक वाटर का टैंक होता है बिल्कुल अच्छा सा। वहां पर जब वाटर बॉयल होता है तो बॉयल होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, है ना, वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टीम जाके एक प्रेशर से, एक पंप होता है, वो स्टीम को पूरा फोर्स करता है किसके ऊपर, टरबाइन मशीन के ऊपर। ठीक है, टरबाइन मशीन आपका होता है जिसमें नीचे फैन लगे हुए होते हैं। तो टरबाइन मशीन का जब फैन घूमता है तो वो क्या होता है, वहां पे शाफ्ट घूमता तो अंदर आर्मेचर घूमता है, फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्लियर, तो मैकेनिज्म लगभग बाद वाला सबका सेम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा कोल एनर्जी का एग्जांपल हो गया, इसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या आता है, इसमें न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। ठीक है, यूरेनियम वगैरह का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, वहां से हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, फिर से स्टीम बनता है, और फिर टरबाइन पे जाके वो स्टीम स्ट्राइक होता है, टरबाइन का फैन घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये न्यूक्लियर फिनोमिना था, ये आपका जनरल, हम यहाँ पे कोल को जलाकर प्रोड्यूस करते थे, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करा के करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो सन एक न्यूक्लियर फ्यूजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2 चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, 2 चीज पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक अच्छा एग्जांपल है आपका सन।
वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करने के बाद हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका अर्थ वार्म हो जाता है, ठीक है। तो वहां से जो एनर्जी आती है, वहां पर कुछ वो न्यूक्लियर फ्यूजन फिनोमिना चल रहा होता है सन के अंदर। कैसे, वो लोग हम लोग डीप में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका ये एक सन इसका अच्छा सा एग्जांपल हो गया, न्यूक्लियर, सोलर का भी एग्जांपल है और न्यूक्लियर फ्यूजन का भी एग्जांपल है आपका सन, ठीक है। फिर जियोथर्मल की बात करते हैं। जियोथर्मल में क्या होता है कि अर्थ के अंदर कई जगहों पे हॉट स्पॉट्स होते हैं। अब ये नहीं कि पता लगा सर हॉट स्पॉट्स होते हैं, सर हमें बता दो सर, है ना, हमें बता दो सर कहाँ पे हॉट स्पॉट है सर, हम अपना मोबाइल लेके पहुंच जाएंगे सर, नेट ऑन है ना, अपना चला के आएंगे वाईफाई, वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है बेटा, है ना। हॉट स्पॉट इन द सेंस कि जैसे मान लिया ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपका, तो यह कुछ जगहों पर हॉट स्पॉट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे मेजर किया जाता है। तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्या है, इसका कोर पार्ट होता है, ये एक इनर कोर फिर आउटर कोर, ठीक है। तो यहां से डेंसिटी के हिसाब से, जैसे मान लिया अर्थ पे हर जगह सेम डेंसिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, हर जगह अलग अलग डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से कुछ मेटल्स वगैरह सारी चीजें जो इसके मिनरल्स इसके अंदर होते हैं अर्थ के अंदर, वो ऊपर तक आ जाते हैं। तो ये जो हॉट स्पॉट है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जहां पे हॉट स्पॉट है यहाँ पर एक पाइप इंसर्ट करा दी जाती है, और उस पाइप के अंदर, ये जो पाइप होता है उस पाइप के अंदर गैस छोड़ दी जाती है। कौन सी गैस, अमोनिया गैस, ठीक है। फिर वो क्या होता है, अमोनिया का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बाद अमोनिया रिसेंटली एक कभी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों में वो रहता है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो फिर क्या होता है, वो जाके वहां पर टरबाइन में फिर से स्ट्राइक होता है, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल का एग्जांपल हुआ आपका हॉट स्पॉट, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है, बायोमास सिंपल सा बात है, जैसे आपका वुड्स वगैरह हो गए, है ना, वुड्स मतलब प्लांट से, ट्रीज से जो वुड मिलते हैं वो आपका बायोमास का एग्जांपल हो गया, काऊ डंग वगैरह, ठीक है। तो जितने भी वेस्टेज मटेरियल मिलते हैं उनका यूज करके हम कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जिनका यूज करते हैं, काऊ डंग, वुड्स, प्लांट्स के रेजिड्यूल, है ना, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, जो जैसे मान लिया किसान वगैरह खेती वगैरह करते हैं तो वहां से स्ट्रॉ जो निकलता है, भूसा, है ना, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो वेस्टेज मटेरियल होती है। उन सब चीजों का यूज करके हम लोग एक स्लरी मटेरियल तैयार करते हैं, वहां पर वाटर मिलाते हैं, उसमें एक टैंक में एक बहुत दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, फिर वो कुछ गैसेस वहां से प्रोड्यूस होती हैं जो नेचुरल गैसेस होती है, ठीक है। तो ये बायोमास का यूज हुआ, ये भी हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बायोमास एनर्जी क्या होती है, इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है ना, हाइड्रो बॉडीज का मतलब वाटर बॉडीज, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब जब हम वाटर के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग हाइड्रो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग इसको पढ़ेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे लगाया जाता है, ठीक है, डैम वगैरह बना के, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मतलब जब मान लिया आप, हमने बताया भी थोड़ी देर पहले कि टरबाइन होता है, उसमें फैन लगा हुआ होता है, तो टरबाइन का जब फैन घूमता है उसके अंदर आर्मेचर घूमता है और वहां मैग्नेट लगे हुए होते होंगे, ये आप सोच सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो जब आर्मेचर घूमता होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। यानी क्या करता है, जहां पे वाटर का फ्लो बहुत तेजी से हो वहां पर आप टरबाइन मशीन लगा दो, जहां पे वाटर का फ्लो बहुत तेजी से हो वहां पर आप, और जहां ना हो वहां आप फ्लो तेजी से कर सकते हैं। कैसे, डैम वगैरह बना के, डैम बना लो, पानी ऐसे एक जगह पे स्टोर हो जाता है, जब आप पानी को ओपन करोगे तो क्या होगा, जितने रास्ते से जाएगा वो बहुत तेजी से फ्लो होगा पानी, वहां पर टरबाइन मशीन का फैन लगा। अब जब वो घूमेगा टरबाइन, जब टरबाइन घूमेगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। नेचुरल गैसेस जैसे आपका मेथेन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे, नेचुरल गैसेस से एनर्जी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका, आपको पता है, पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन ऑयल, है ना, ये सब हमें, ये सब इनसे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी ये सब हमारे क्या हुए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, है ना। सोलर आपका, सन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, विंड वो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कोल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, मतलब ये अर्थ से जो एनर्जी मिलती है हीट की वजह से, अर्थ के हीट की वजह से, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, उसकी हीट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बायोमास, हमने आपको बता ही दिया कि जो जितने भी रेसिड्यूअल है उनसे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बायोमास बोलते हैं। हाइड्रो, वाटर बॉडीज, ठीक है, नेचुरल गैसेस आपकी, और पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं
टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम लोगों ने अभी बात किया सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कुछ हमने आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मेनली दो टाइप्स होता है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लियर, मेनली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी सप्लाई कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी आपका सन से मिलता है तो वो अनलिमिटेड सप्लाई हो गया, विंड एनर्जी हवा से मिलता है, अनलिमिटेड सप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट हाइड्रो एनर्जी वाटर बॉडीज से मिलता है, अनलिमिटेड सप्लाई। तो इस टाइप के एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। इनफाइनाइट सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है, ठीक है, इसको बोला जाता है। या फिर नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोला जा सकता है। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, हो सकते हैं या हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये लिमिटेड है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड सोर्स है, इनकी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनकी सप्लाई लिमिटेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोला जा सकता है। अच्छा, अगर ये एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं, यानी ये इनकी सप्लाई लिमिटेड है, तो इनको हम एक चीज और बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लियर। तो ये हम लोगों ने बात की। आगे हम चलते हैं, देखिए जैसे मान लिया यहां पर अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली है क्या, ये तो इसका ओवरव्यू हुआ कि दो टाइप का हमने पढ़ा। पहला क्या था आपका, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब अनलिमिटेड सप्लाई। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, आप कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। या फिर दूसरा नाम हमने आपको बताया था क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ब्रैकेट में लिख लेना यहां, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, इनकी इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ, ऐसा लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच, या फिर ऐसा लिख सकते हो, हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड, हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड, क्लियर, हुज सप्लाई इज अनलिमिटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called non-conventional, it is also called non-conventional sources of energy, it is also called non-conventional sources of energy, clear। तो और हम क्या बोल सकते हैं, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जांपल जैसे आपका सनलाइट, विंड, बायोमास, ठीक है। क्या हो गया आपका, सनलाइट, सोलर एनर्जी भी लिख सकते हो, सनलाइट, विंड, कॉमा करके लिखते जाएंगे, बायोमास, सनलाइट, विंड, बायोमास, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट, जैसे रेन हो गया, वो भी कभी खत्म नहीं हो सकता, टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स होता है, ठीक है। तो भाई वाटर बॉडीज जब तक रहेंगे तब तक लो टाइड्स, हाई टाइड्स खत्म नहीं हो सकता। इससे भी हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जियोथर्मल हीट, जियोथर्मल हीट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखो, सनलाइट, ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या नॉन कन्वेंशनल, नॉन एग्जॉस्टिबल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सनलाइट ये कभी एंड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड सप्लाई है।
विंड अनलिमिटेड सप्लाई, बायोमास अनलिमिटेड सप्लाई, पेड़ पौधे आपके कभी खत्म नहीं होंगे तो उनके जो रेजिडुअल आएंगे वो उसको हम बायोमास बोलते हैं। फिर आपको मिलेगा रेन, कभी खत्म नहीं हो सकता। टाइड्स, टाइड्स आपको पता है ना कि जब आपका ग्रेविटेशन की वजह से होता है, लो टाइड्स हाई टाइड्स, जब पानी ऊपर नीचे आता है जिसको आप ज्वार भाटा बोलते हो, ठीक है, तो वहां से वहां पे टरबाइन लगा देते हैं, तो जब पानी इधर उधर आता जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर जियोथर्मल हीट, हमने अभी आपको बताया था हॉट स्पॉट, ठीक है, तो जियोथर्मल हीट यानी अर्थ के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, वो तो खत्म हो नहीं सकती है ना, तो ये सब क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई। सिंपल सी बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आप क्या याद रखोगे, सिंपल सा याद रखो कि ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जो कभी एंड नहीं हो सकते, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल लिख देना आप ये सारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हमने आपको बताया था नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनकी सप्लाई क्या हो, लिमिटेड हो, जिनकी सप्लाई क्या हो, लिमिटेड हो। तो सारे पॉइंट फिर से वही आप लिख देंगे, इसमें सारे पॉइंट फिर से वही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए कवर करते हैं सारे पॉइंट। क्या क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे पहले नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें लिखेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, it is that type of sources of energy whose supply is limited। इसकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड, एक लिमिट में, ये एक दिन खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है, एक दिन खत्म भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। या फिर कन्वेंशनल, दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया था, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज also called exhaustible sources of energy। it is also called exhaustible sources of energy। clear, exhaustible sources of energy। आ रही बात समझ में ना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट वो लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लिख देते हैं, चलो थोड़ी सी कंजूसी क्यों की जाए, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो देखो हम लोगों ने सारे पॉइंट लिख लिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं कि जैसे ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। कोल पेट्रोलियम हमने आपको एग्जांपल बताया, है ना, डरो नहीं, अभी नहीं खत्म होगा, तुम आराम से, तुम्हारे टाइम तक नहीं खत्म होगा, है ऐसा मानो, तुम्हारे टाइम तक चलता रहेगा, तुम कार वार चलाते रहोगे बिल्कुल मस्त एकदम बिंदास, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक से एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमने आपको अभी बताया था, है ना, जैसे कोयला है आपका, एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सर डरा रहे हो सर आप, है ना, एक दिन खत्म हो जाएगा सर कोयला, सर चाय कैसे बनाएंगे सर, कोयले से चाय देती है। चलिए, कोल, पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, आप डीजल ले लेना, पेट्रोल ले लेना, ठीक है, वो सब सारे केरोसिन जो आपका आ जाएगा, ये सब किस में आ जाता है आपका, ठीक है, इसी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये सब क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। किस में आते हैं, फॉसिल फ्यूल में आते हैं। फॉसिल फ्यूल हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हम लोग पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, यानी जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जांपल किसके हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यानी ये सारी चीजें एक दिन क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती है, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिन्यूएबल सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा, दो टाइप का। रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल, है ना, नॉन एग्जॉस्टिबल। फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये लिमिटेड सप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कोल है, लिमिटेड सप्लाई, पेट्रोलियम, फॉसिल, देखिए ना, कभी कभी शॉर्टेज आ जाता है कोल का। अगर अनलिमिटेड सप्लाई तो कोल का शॉर्टेज क्यों आता है, पेट्रोल और डीजल का शॉर्टेज क्यों आता है, इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, लिमिटेड सप्लाई है ना। सिंपल सी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, चले आगे चले। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, कि गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए।